नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? 14 अगस्त है आज और कल 15 अगस्त है। भारत देश 15 अगस्त 1947 को जो है वो एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त करता है और फाइनली इस 2022 का जो 15 अगस्त आने वाला है कल, वो आज़ादी का 75वां वर्ष है। तो आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ये देश और इसका जो तिरंगा है वो ऐसे ही लहराता रहे और पूरे विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़े। तो जय हिंद, जय भारत। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं और पीछे 2 दिनों से ये सेशन नहीं हो पाया है ना। 2 दिनों से सेशन हो नहीं पाया है और पीछे जो सेशन हुए थे वो आधे घंटे के ही हो पाए थे, लेकिन अब जो सेशन होंगे वो पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा तक हम करेंगे। और टारगेट है कि पीछे 2-3 दिनों में जो हमारा थोड़ा सा सिलेबस पीछा रहा है उसको पूरा कवर हम यहाँ पर जो है करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओम प्रकाश जी कैसे हैं आप? कविता जी, मूलचंद जी, कविता जी, इंडियन आर्मी, जय हिंद, जय भारत। रानी को और स्वागत आपका, कैसे हैं? शंभूलाल जाट जी, स्वागत आपका, कैसे हैं शंभूलाल जी? राजेश चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। 5वां सेशन है ये और ये जो अभी बाल विकास का टॉपिक हम कर रहे हैं मनोविज्ञान के अंदर सीडीपी में, ये आपके कहाँ कहाँ यूजेबल हो सकता है, यानी कौन कौन से एग्जाम में यहाँ से आपके फायदा मिल सकता है। तो अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट की, है ना, मुख्य परीक्षा जो है आपकी रीट मुख्य परीक्षा, उसमें L1 और L2 दोनों में काम आएगा, प्लस आरपीएससी का जो पेपर होगा ग्रेड 2 का, उसमें भी आपके ये जो है वो काम आएगा मनोविज्ञान, क्योंकि उसमें भी सेम टू सेम ही टॉपिक है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम प्रसाद जी, स्वागत आपका, एंड रेखा सैनी जी, प्रिया यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए करते हैं शुरू। लास्ट सेशन में हमने कितना पढ़ लिया था इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने बाल विकास की चर्चा की थी, ठीक है। ये मैं एक बार साफ कर देता हूँ, टाइम टेबल था हमारा ये और अकॉर्डिंग हम अध्ययन कर रहे थे। देखिए लास्ट सेशन में हमने जो अध्ययन किया था वो कहाँ तक कर लिया था। देखिए हमने बाल विकास की चर्चा की और बाल विकास के अंदर हम जो है वो चर्चा कर चुके थे बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी, यानी कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके थे। हमने जाना आनुवांशिक कारक, हमने जाना वातावरणीय कारक, है ना। आनुवांशिक कारक में हमने जाना कि किस प्रकार से जो है वो अलग अलग फैक्टर हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, आपके विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। माता पिता से जैसे समानता का नियम, भिन्नता का नियम, इस तरीके के हमने जो है वो अनुवांशिक देखे। फिर वातावरण का प्रभाव भी हम देखा। आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए अगर बाल विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछे कि कोल के अनुसार बताएं, आप अगर आपसे कहे कि कोल के अनुसार बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो आप क्या बताओगे? अकॉर्डिंग टू कोल, कोल के अनुसार जो है वो, देखो 2 अलग अलग विद्वानों ने थोड़ा थोड़ा अंतर बताया है, लेकिन कोल का काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी रहा है। और इसके बाद एक और जो सारे मनोवैज्ञानिकों का सार है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले कोल के अनुसार देख लीजिएगा। फारूक आजम खाटू श्याम से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, एंड चीनू जी स्वागत आपका। देखिए शेषावस्था पहली अवस्था होती है, आप सब जानते हैं, और यह जो शेषावस्था है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। अब इसी को अगर आप सामान्य जो विभाजन किया गया है ना, सामान्य, अगर सामान्य से अगर इसकी तुलना करोगे तो सामान्य के अंदर जो शेषावस्था है वो जन्म से लेकर और 5 से 6 वर्ष तक की मानी गई है। आगे उसको पढ़ेंगे हम। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए
प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था की शुरुआत। अब क्या किया कोल ने, इस 0 से लेकर 5-6 वर्ष की आयु को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला इन्होंने ये कहा कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बालक शिशु अवस्था में होता है उसमें, लेकिन 2 वर्ष के बाद बालक जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ जाता है, यानी शुरुआती बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष। इसमें सामान्य वर्गीकरण में इसके बारे में कोई चर्चा जो है की नहीं गई है। तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है मध्य बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था को 3 भागों में बांट दिया, प्रारंभिक, मध्य और पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, तो बालक की 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था है और बालिका में 6 से लेकर 10 वर्ष की जो अवस्था है, इसे क्या कहा गया है, मध्य बाल्यावस्था कहा गया है। जबकि सामान्य वर्गीकरण में जो है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा गया है, बाल्यावस्था कहा गया है। क्या कहा गया है, बाल्यावस्था कहा गया है। इसके बाद पूर्व किशोरावस्था, 13 से 14 वर्ष का जो काल होता है, 13 से 14 वर्ष का जो काल होता है वो लड़कों के अंदर, बालक के अंदर 13 से 14 वर्ष में पूर्व किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था का शुरुआती जो दौर होता है। जनरली किशोरावस्था की शुरुआत होती है 13 वर्ष से, तो लड़कों के अंदर 13 और 14 वर्ष का जो काल है वो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है, और लड़कियों में 11 से 12 वर्ष का जो काल है वो क्या कहलाता है, किशोरी अवस्था कहलाता है। लड़की को किशोरी कहते हैं, लड़के को किशोर कहते हैं। क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं कि किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेज गति से होता है और इससे पहले जो है वो लड़कों का विकास तेज गति से होता है, लेकिन किशोरावस्था में लड़कियों का विकास इतना ज्यादा तेज गति से होता है कि लड़कियां जो है वो ऑलमोस्ट 16 वर्ष की आयु में जो है मैच्योर हो जाती है, यानी 16 वर्ष की आयु में लड़कियों का विकास पूर्ण हो जाता है। वहीं लड़कों का विकास जो होता है वो 19 से लेकर और 21 वर्ष तक जो है वो चलता है। ठीक है, देखिए फिर आती है प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष बालक में और बालिका में 12 से 14 वर्ष। फिर मध्य किशोरावस्था, बालक में 17 से 18 और बालिका में 15 से 17। फिर उत्तर किशोरावस्था, बालक में 19 से 20 और बालिका में 18 से 20। इस वर्गीकरण को आप ज्यादा याद चाहे ना रखें, क्योंकि क्वेश्चन इससे एक ही, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2 से 5 वर्ष वाला और जन्म से 2 वर्ष वाला, ये 2 मोस्टली आप याद रखें। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्गीकरण आता है वो आता है सामान्य वर्गीकरण। ये सबसे ज्यादा मोस्ट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, और जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते रहे हैं। देखिएगा कौन कौन सा वर्गीकरण इन्होंने बताया। सामान्य वर्गीकरण में शेषावस्था बताई जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था बताई 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था बताई 12 से 18 या 19 वर्ष तक। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। इसमें पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष तक। फिर आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यानी बिल्कुल आदमी मैच्योर हो चुका है, प्रौढ़ हो चुका है, 19 वर्ष के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किशोरावस्था का काल है और आपको बताना है 13 वर्ष से लेकर और 19 वर्ष तक का काल। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें जो है वो देखना ही है कि ऑप्शन में जो है क्या बताया जा रहा है। कई बार ऑप्शन को भी हमें देखो, कई बार हमें क्वेश्चन आता है लेकिन ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, है ना, जिसमें हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है उत्तर करने पड़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मुकेश जी कि आपका नाम हम ना लें। हम आपका नाम, हम तो चाहते हैं कि आपका नाम मैं ही क्या, आपका सब नाम ले और इस बार आप रीट मुख्य परीक्षा में टॉप करें और आपका, हम आपके पीछे पीछे घूमे कि यार मुकेश भाई हमारे चैनल पे आइए और आप अपना इंटरव्यू दीजिए, है ना। अब आप अपना जो अनुभव है वो बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो। हम तो चाहते हैं कि आप सबका नाम हो, आप सबका स्टेटस बने, हम यही चाहते हैं। ठीक है भाई मुकेश, तो आज आपका नाम ले लेते हैं। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत और स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गर्भकालीन अवस्था। यहां से आपका मोस्ट टॉपिक शुरू हो जाता है बाल विकास का। बाल विकास की पहली अवस्था जो है वो कौन सी है, गर्भकाल अवस्था। कौन सी अवस्था है, गर्भकाल अवस्था है।
एक महिला और एक पुरुष का विवाह होने के बाद आप सबको पता है कि क्या होता है। एक मेल और एक फीमेल के विवाह के बाद जो एक नेचुरली नियम है कि ये संभोग के माध्यम से जो है वो क्या करते हैं, ईश्वर ने, देखो भगवान कोई ऐसे तो है नहीं कि केवल सृष्टि के निर्माण का ही कार्य उसके पास है। हमारे दुख है, हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो भी तो भगवान ही पूरा करता है। तो भगवान ने क्या किया, एक आधा आदमी बना के छोड़ा और उसको कहा कि ये महिला और ये पुरुष तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और उनको इतनी पावर दी, ईश्वर ने इंसान को इतनी पावर दी कि वो अपने जैसे और मनुष्य बना सकता है। और पशुओं को भी ये पावर दी, पशुओं को भी ये पावर दी कि आप अपने जैसे और जो है वो बना सकते हैं, ताकि भगवान जो है वो इस कार्य से फ्री हो जाए और वो बाकी चीजों पर ध्यान दे सके। तो यहां पर जब इनके संभोग के द्वारा और आपस में जो है वो गुणसूत्रों का जो है वो आदान प्रदान होने के बाद यहां से जो लड़का या लड़की का जन्म होता है, यहां से जो लड़का और लड़की का जन्म होता है, अब जिस दिन मान लीजिए आपने संभोग किया और गुणसूत्रों का या आपका जो अंडाणु है उसको जो है वो गुणसूत्र मिला, उस दिन से गर्भावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है। प्राचीन समय में जो है वो जिस दिन पता चलता था कि लड़की मां बनने वाली है, उस दिन घर में पर्व मनाया जाता था, उत्सव मनाया जाता था, है ना। विवाह के बाद की बात कर रहा हूं मैं, विवाह से पहले की नहीं। विवाह के बाद जब कोई पत्नी, कोई बहू, कोई बेटी का पता चलता था कि ये मां बनने वाली है, तो घर में उत्सव मनाया जाता था। इस अवस्था को यानी शुरुआत के जो 2 सप्ताह हैं, यानी इस दिनांक से लेकर और 2 सप्ताह तक का जो समय होता है, इसे कहते हैं बीजा अवस्था। क्या कहते हैं? बीजा अवस्था कहते हैं। इस समय यानी जिस तरीके से बीज होता है ना, बीज बनता है, यानी अभी ये पता नहीं चल रहा है कि जो गर्भ है उसमें लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। इसके बाद 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक भ्रूणावस्था होती है। इसमें जो बीज है उसका भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर जो है वो डिसाइड होता है कि आपके कौन से गुणसूत्र मिले हैं और उससे लड़का बनने वाला है या लड़की बनने वाली है। और 2 महीने से लेकर और जन्म तक ये जो अवस्था होती है ये गर्भावस्था कहलाती है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 270 से लेकर 280 दिन तक की हो सकती है, 9 माह की होती है ना। ये कुछ समय ऊपर नीचे भी हो सकता है, याद रख सकते हैं आप। वैसे आप सबको पता है क्योंकि ये सब चीजें आपके घरेलू चीजें हैं, हम सबको ये चीजें जो है पता है। अब देखिए नेक्स्ट अवस्था आती है बालक गर्भ काल के बाद। जब बालक या बालिका इस सृष्टि पे जन्म लेते हैं तो आप सबको पता है कि जन्म लेने से के दिन से और 5 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? शैशव अवस्था कहलाती है, यानी बालक का शैशव काल कहलाता है। ठीक है, शैशव अवस्था इसको कहते हैं। देखिए शैशव अवस्था 0 से 5 या 6 वर्ष तक की होती है। 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे पूर्व शैशव अवस्था कहा जाता है या पूर्व शैशव अवस्था काल कहा जाता है। और 2 से 5 से 6 वर्ष तक की जो है पूर्व बाल्य अवस्था कहलाती है। ये बातें आप याद रखना, यही से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए शैशव अवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो अलग अलग विद्वानों ने कहे और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। यहां से क्या बनते हैं? क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बनते हैं देखिएगा। पहला कि भावी जीवन की आधारशिला है शैशव अवस्था। आपने एक मारवाड़ी में कहावत है, कपूत का पग तो पालने में ही दिख जाए, है ना। आपने कहावत नहीं है, कपूत का पग तो पालने में ही दिख जाए है। जो बच्चों जन्म लियो है वो कैसा है उसका पता हमें, ऐसे अपने मारवाड़ी में कहावत है कि पालना में बेरो पड़ जाए। तो बस यही बात यहां पर भी लागू जो है वो हो जाती है कि जो भावी जीवन है उसकी आधारशिला है, यानी एक तरीके से हमारा जो फ्यूचर होगा, जब हम प्रौढ़ होंगे, हम कैसे होंगे, क्या होंगे, उसका बेस जो है, बेस उसकी नींव क्या है? शैशव अवस्था है। क्या है? शैशव अवस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशव अवस्था।
अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है शेष अवस्था। इसमें बालक जो है वो तर्कयुक्त चिंतन नहीं करता है। क्वेश्चन होते हैं बालक के, जो सवाल होते हैं बालक के, जो वो तर्कयुक्त नहीं होते हैं, अतार्किक होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे जो भी मन में आ जाता है उसको, बच्चे को कोई लेना देना नहीं कि ये तार्किक है कि अतार्किक है, वो तो पूछ ले लेता है, पूछता है केवल, है ना। अरविंद क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहते हो? बात को तो स्पष्ट कहो, आपकी बात ही स्पष्ट नहीं है, अब जबकि आप बार बार कमेंट किए जा रहे हो। या तो आप अपनी बात को स्पष्ट कहो या फिर बार बार कमेंट मत करो, बार बार कमेंट मत करो। तीसरी चौथी बात आती है, सीखने का आदर्श काल होता है ये, यानी इस अवस्था में, शेष अवस्था में बालक सबसे ज्यादा सीखने के लिए तैयार होता है। शेष अवस्था में बालक जो है वो सबसे ज्यादा सीखता है, उत्सुकता होती है, इसमें जिज्ञासा होती है, तो सबसे ज्यादा ग्रहणशील काल होता है। इस अवस्था में बालक में इनपुट बहुत ज्यादा होता है, यानी इनपुट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है बालक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोट लगा के लिखा है कि वेलेंटाइन ने कहा था कि सीखने का आदर्श काल क्या है? शेष अवस्था है, और खिलौनों की आयु शेष अवस्था को कहा जाता है, या पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौने यानी टॉयस एज कहा जाता है इसे। टॉय से खेलता है बालक, खिलौनों से खेलता है, तो टॉय से जो बालक खेलेगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है अरविंद मेरे भाई, मुझे पता नहीं है कि आप कौन से ग्रह से आए हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात को हालांकि इतना महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान और भारत में कोई भी शिक्षक भर्ती पेपर ऐसा है ही नहीं जिसमें ये टॉपिक ना हो। कोई भी शिक्षक भर्ती में, आपको रीट की नहीं कह रहा, रीट मुख्य परीक्षा की नहीं कह रहा, ऑल ओवर पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, अगर वो अध्यापक से संबंधित है तो ये टॉपिक उसमें 100% होगा ही होगा। यही टॉपिक जो है वो अध्यापक भर्ती परीक्षा का बेस होता है, तो ये टॉपिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि आपने, या तो आप मस्ती कर रहे हो, या फिर आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है ना, या फिर आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। तो एक बार चेक कर लो, कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो मत पढ़ो फिर, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, महत्वपूर्ण कथन देखिए, कुछ शेष अवस्था के बारे में कुछ कथन के कहे गए हैं। न्यूमैन क्या कहता है? न्यूमैन कहता है कि 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है, यानी 5 वर्ष तक की, जन्म से लेकर और 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें बालक जो है वो सबसे ज्यादा सीखता है। तो बाल विकास का अर्थ समझोगे, बाल विकास के सिद्धांत समझोगे, तो क्या बाल विकास की अवस्था ही नहीं पढ़ोगे क्या? इतना तो दिमाग लगाओ अरविंद, इतना तो दिमाग लगाओ। आप सोचते नहीं हो और आप समझते नहीं हो, केवल बोलते हो। कि जब आपको बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, जब बाल विकास का आपको सिद्धांत पढ़ना है, तो अवस्था नहीं पढ़ोगे, फिर अवस्था कहीं अलग से पढ़ के आओगे क्या? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्राइड क्या कहते हैं? फ्राइड ये कहते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। याद रखिए, बाल विकास, व्यक्तित्व, अधिगम, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, बेस है। ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में मिलते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते भी हैं। रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ, पैर, नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बालक के प्रारंभिक शिक्षक कौन होते हैं? बालक के प्रारंभिक शिक्षक तो हाथ, पैर और नेत्र। अगर इसको और ज्यादा स्पष्ट करना चाहें तो ये कह सकते हैं ज्ञानेंद्रियां। बालक की जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो ही उनका क्या होती है, प्राथमिक शिक्षक होता है।
यानी बालक शैशव अवस्था में जिन प्याजे को अगर आपने पढ़ा है तो इन्होंने तो इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहा है। क्या कहा है? जिन प्याजे ने तो इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहा है, यानी ऐसी अवस्था जिसमें हम इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, थार्नडाइक के अनुसार देखिएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वप्न अवस्था में होते हैं। किसने कहा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वप्न अवस्था में होता है? किसने कहा कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध स्वप्न अवस्था में होता है? तो ये बात कहने वाला कौन था? ये था थार्नडाइक। थार्नडाइक ने कहा कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है वो अर्ध स्वप्न अवस्था में होता है, जबकि क्रो क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है। क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी देशों में जो है वो बालक को आधार मानकर जो है कार्य किए गए और बालक के विकास की अवस्थाओं या बालक के बारे में पूरे विश्व में जो है क्या हुए, अध्ययन हुए। तो इसीलिए 20वीं शताब्दी को हम क्या कहा, हमने बालक की शताब्दी जो है वो कहा थार्नडाइक ने। ठीक है, क्रो ने। गुड एनफ क्या कहते हैं? गुड एनफ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। बालक का जितना भी मानसिक विकास होना है, बालक का जितना भी मानसिक विकास होना है उसका आधा यानी 50% जो हो जाता है वो कौन सी अवस्था में हो जाता है? शैशव अवस्था में हो जाता है। उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में ही हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको जो है ध्यान दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, बाकी आपको इनकी पीडीएफ फाइल जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जो शैशव अवस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या है? शैशव अवस्था की क्या विशेषता है? शैशव अवस्था जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है? देखिएगा, शैशव अवस्था के अंदर मानसिक विकास की तीव्रता होती है, यानी मानसिक विकास जो होता है बालक का वो बहुत ही तेज गति से होता है शैशव अवस्था के अंदर। एक बार आपके बच्चे ने देख लिया ना कि फोन का लॉक ये है, तो दोबारा उसे पूछने की जरूरत नहीं है। 3 साल के बच्चे को वो फट से लॉक खोल के और डोरेमोन देखने लगेगा, है ना। मानसिक विकास की तीव्र अवस्था होती है। शारीरिक विकास तेज गति से होता है प्लस मानसिक विकास भी तेज गति से होता है इस अवस्था में। काल्पनिक जगत में निवास करता है बालक, परियों की कहानी, झिंडिये की कहानी, गुड्डा गुड्डी की कहानी, काल्पनिक जगत में। इस अवस्था में बालक कल्पना में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक अपने माता पिता पर निर्भर होता है, चाहे खाने की बात हो, चाहे टॉयलेट जाने की बात हो, टॉयलेट जाने के बाद की कोई क्रिया हो, कपड़े पहनना हो, स्नान करना हो, इन सारे ही कार्यों के लिए वह अपनी मां पर सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है, निर्भर होता है। लेकिन फिर भी हम माता पिता पर निर्भर यहां पर कहेंगे। विजय पाल बन्ना जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एंड इसके बाद देखिएगा, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में बालक थोड़ा आत्म केंद्रित होता है, वो खुद को ज्यादा महत्व देता है और वो चाहता है कि घर वाले भी उसी को महत्व दे। तो आत्म केंद्रित, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति कौन सी होती है? शैशव अवस्था होती है। आत्म गौरव की प्रवृत्ति होती है शैशव अवस्था। एंड दोहराने की प्रवृत्ति होती है। नैतिकता का इसमें अभाव होता है। ये लाइन बहुत ही बेहतरीन है। कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का अभाव होता है? कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का अभाव होता है? तो यह अवस्था है आपकी शैशव अवस्था। इस अवस्था में बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है। शैशव अवस्था में जैसे बालक को और अपनी दादी से झिंडिये की कहानी सुनना बड़ा पसंद आ गया। 3 साल का बच्चा है और एक दिन दादी रात ने, जी हाँ, टाबर सोयो कोने, दादी बोल रहा बेटा तने कहानी सुना दियो, है ना। दादी सोची ला टाबर ने बुढ़ा दिया, कहानी सुना के। अब दादी के कहानी सुनाई,
और कहानी सुनाते ही टाबर पहले दिन तो सो गए, दूसरे दिन दादी सोचेगी ये स्वाद्या। तो अब बच्चा को अगर कहानी में इंटरेस्ट आ गया झिंडिया की, तो वो रोज कहानी सुनेगा अपनी दादी से। यानी जिस काम को करने से बालक को खुशी मिलती है, जिस कार्य को करने से बालक को मजा आता है, वह उस कार्य को बार बार दोहराएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा हर वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में बच्चा किसी से डरता नहीं है और जो भी उसका मन करता है वो करता है। जिज्ञासा, चीजों को तोड़ देना, खिलौनों को तोड़ देना, जिज्ञासा को शांत करने के लिए। और सीखने की क्रिया में तीव्रता होती है। इस अवस्था में बालक तेज गति से क्या करता है, सीखता है। इसके बाद देखिए क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका गेसेल के अनुसार। देखिएगा इसमें गेसेल नामक एक विद्वान है, वो कहते हैं कि प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। यानी शेष अवस्था का जो बालक है वो प्रथम 6 वर्ष के अंदर ही इतना सीख लेता है, जो कि अगले 12 वर्ष के अंदर सीखने वाले ज्ञान से क्या होगा, 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, पहले 6 वर्ष में बालक इतना सीख लेता है कि अगले 12 वर्ष में जितना सीखता है उससे वो 2 गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। डेली पीडीएफ डाल रहा हूं मैं, तो आप अगर हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए तो आपको पीडीएफ मिल भी रही होगी। संवेगों का विकास, यानी इस अवस्था में कौन सी शैशव अवस्था में संवेगों के विकास की बात करते हैं, तो 2 से लेकर 5 वर्ष तक अत्यधिक संवेगात्मक विकास होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित बालक व्यवहार करता है, जैसे भूख लगने पर रोने लगना या टॉयलेट आने पर रोने लगना, और पेट भर जाता है, माँ उसको दूध पिला देती है तो हंसने लगना, है ना। बस मूल प्रवृत्तियों पर आधारित क्रिया करता है। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। एकांत में वह साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि किस अवस्था में बालक एकांत में खेलता है या अकेला खेलता है, तो याद रखना शुरुआत के 2 वर्षों तक बालक जो है वो एकांत में खेलेगा। यानी 2 वर्ष के जो शुरुआती 2 वर्ष होते हैं उसमें तो बालक क्या करता है, एकांत में खेलता है, अकेला खेलता है। और 2 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष के बाद वह अन्य बच्चों के साथ खेलना जो है वो शुरू कर देता है। स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति भी इसमें होती है, और काम प्रवृत्ति होती है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। और इस काम प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए वो क्या करता है, अंगूठा चूसता है। बालक काम प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए क्या करता है, अंगूठा चूसता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, संवेगात्मक विकास हम अलग से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है शैशव अवस्था में शिक्षा कैसी दी जाए। यानी अगर आप प्राइमरी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में, तो आप बच्चों को किस तरीके से शिक्षित करें, कैसी शिक्षा होनी चाहिए इस अवस्था के बच्चों की, तो देखिएगा उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। पहली बात, उचित वातावरण व उचित व्यवहार इनके साथ किया जाए। वास्तविक वस्तुओं की शिक्षा दी जाए, यानी इनको प्रैक्टिकल चीजों से जो है वो शिक्षा दी जाए। इसीलिए तो हम क्या कबूतर पढ़ाते हैं, क्योंकि अपने आसपास बच्चा कबूतर को देखता है। खरगोश पढ़ाते हैं क्योंकि अपने आसपास बच्चा खरगोश को देख सकता है ना। गमला पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चा आसपास अपने गमले को देख सकता है। एप्पल पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एप्पल को आसानी से देख सकता है ना। इसीलिए जब ये बनाया गया था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो मनोवैज्ञानिकों ने यह ध्यान रखा था कि क्या चीजें हैं जो एक सामान्य गरीब से गरीब बच्चा भी अपने चारों ओर देख सकता है। तो यह है आपकी वास्तविक वस्तुओं की शिक्षा। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, यानी इस अवस्था में बच्चे को आत्मनिर्भर बनने की हम शिक्षा दे सकते हैं कि बच्चे देखो अपने घर पर अपने को स्वयं स्नान करना है, कपड़े स्वयं पहनने हैं, खाना अपने हाथ से खाना है। इस तरीके की शिक्षा दे सकते हैं हम इनको जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। इनके मन में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है नई नई, उनको हम शांत करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं हम। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा को हम प्रोत्साहन दे सकते हैं।
सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा हम दे सकते हैं, अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा हम दे सकते हैं, आत्म गौरव की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन हम दे सकते हैं और चित्र व कहानी के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। ये जो शिशु अवस्था के बच्चे होते हैं, इनको चित्र देखना बहुत पसंद होता है ना, और कहानी सुनना भी इनको क्या होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो इसीलिए हम इनको चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो है वो शिक्षा दे सकते हैं। अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि आप रीट की तैयारी करें या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस दोनों का आ चुका है और ऑलमोस्ट जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल है, सबने अपनी अपनी राय भी बता दी है। और अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर रहे तो ये गलत बात है। इसको डिसाइड करने का एक अच्छा फैक्टर बताता हूं कि आप कैसे डिसाइड करें कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें। आप कमरे में कमरा बंद करके बैठ जाए, आराम से कमरा बंद कर लो अपना, रीट का सिलेबस ले लो एक हाथ में और एक हाथ में ले लो सेकंड ग्रेड का सिलेबस, दोनों को अपने सामने रखो और पूरे सिलेबस को पढ़ो और फिर अपने आप से पूछो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जहां आपके रूम में शीशा लगा होगा, टॉयलेट या बाथरूम में शीशा लगा होगा, और उसके सामने जाओ सिलेबस पढ़ने के बाद, और सिलेबस पढ़ने के बाद जाके पूछो अपने आप से, अरे बेटा क्या तैयारी कर पाओगे, सिलेबस तो तू पढ़ लियो आया, सेकंड ग्रेड में तो बहुत ज्यादा है। क्या शीशे से बात करो, आप शीशे में अपने आप को देख के कि सेकंड ग्रेड को सिलेबस ज्यादा है, पढ़ लोगे, पढ़ लेगो। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, ये रीट में तो कम ही है, रीट में तो खाली अर्थव्यवस्था ही पढ़नी है मेन, बाकी तो कोई दिक्कत को नहीं, ज्यादा सिलेबस है को नहीं, वही है जो मुख्य परीक्षा में हो एवं पहले रीट में हो। अगर तने जे चाहिए 70,000 रुपया महीना का, तो तू सेकंड ग्रेड की तैयारी कर, और सेकंड ग्रेड का खातर कम से कम तने 10-12 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। फिर भी सिलेबस होना को चांस बहुत कम है, क्योंकि बहुत बड़ो सिलेबस है, एक बार सिलेबस हो उसके, एक बार रिविजन हो उसके, ज्यादा ज्यादा हो ही कौन इसके। और जे तू 50-60 हजार रुपया में, यानी लगभग थर्ड ग्रेड में आपकी 50,000 रुपए के करीब सैलरी हो जाएगी 2 साल के बाद। तो अगर आप अपने आप से पूछो कितने 50,000 चाहिए कि 70,000 चाहिए, और तू ज्यादा पढ़ सके है कम पढ़ सके, तेरी क्षमता कितनी है, खुद से पूछो आप, आपकी क्या क्षमता है, और फिर तय करो कि आपको क्या तैयारी करनी है। लेकिन मैं अपने आप को रखे देखता हूं, अभी मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं, आपको देखो, आप अपने आप से बात करते देख पूछो कि अभी मैं बेरोजगार व्यक्ति हूं, तो मुझे ऑप्शन ज्यादा चाहिए, और मेरे पास रीट के अंदर सफल होने के ज्यादा चांस है, क्योंकि इस बार रीट का पेपर हार्ड था, बहुत सारे बच्चे तो बाहर हो जाएंगे और बहुत कम ही बच्चे हैं, और सीटें भी बहुत ज्यादा है, सीटें भी 45,000 प्लस सीटें हैं, और सेकंड ग्रेड में बहुत कम सीटें हैं। तो मेरे पास ऑप्शन ज्यादा कहां है, मैं कहां ज्यादा सफल हो सकता हूं, ये आप अपने आप से पूछो और फिर तय करो। फर्स्ट ग्रेड में 80,000 रुपए है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में लगने के लिए मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे तो फिर कॉलेज लेक्चरर भी लग जाओ, वहां पर आपको लाख रुपए मिलेंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि आज आप बेरोजगार हो, आपको सबसे पहले चाहे 50,000 रुपए मिले, चाहे 40,000 रुपए मिले, आपको 30,000 रुपए क्यों ना मिले, सबसे पहले आपको एक जॉब चाहिए। अगर जॉब मिल गई तो क्या सेकंड ग्रेड दोबारा आएगी नहीं क्या, फिर सेकंड ग्रेड में लग जाना आराम से, फर्स्ट ग्रेड लग जाना। तो आप अपना तय करो, खुद तय करो। मैं अगर बताता हूं तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, भाई मेरे से तो सेकंड ग्रेड को कौन पढ़ दिया, मैं तो रीट को 5 बार पढ़ लूंगा, यानी मेरे पास 5 महीने का टाइम रीट में है और 4 महीने का टाइम मेरे पास सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड की मैं तैयारी करूंगा तो मुझसे एक बार सिलेबस होगा कठिन से, और मैं रीट की तैयारी करूंगा तो कम से कम 4 बार सिलेबस कर दूंगा। तो अपने आप से पूछो, आप है ना, अपने आप से पूछो। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है, यानी ये जो समय है वो शिशु अवस्था का अंत हो चुका है। अब आप जो है बालक बन चुके हैं, आप जो है वो काफी ज्यादा जो है वो समझदार हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों में आप अपनी खुद की राय रखने लगे हैं। तो यह अवस्था बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था जीवन में जो है वो बहुत ही
ज्यादा जो है वो इंजॉय वाली अवस्था होती है, खेलना कूदना, नो टेंशन, ना भविष्य की चिंता। ठीक है, तो देखिए 9 से लेकर 6 से लेकर 9 वर्ष तक का संचय काल होता है। यानी इस काल में, यानी 6 से लेकर 9 वर्ष तक का जो बच्चा होता है ना, वो संचय करता है। संचय यानी इकट्ठा करता है, जैसे खिलौने इकट्ठे करना, कांच गोलियां इकट्ठे करना, है ना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, फोन में गेम इकट्ठा करते हैं, ये भी गेम डाउनलोड कर लूं, ये भी गेम डाउनलोड कर लूं। हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम कांच गोली खेला करते थे। तो कांच गोली हमारे पास ऐसे थैला भर भर के कांच गोलियां होती थी, इकट्ठा करते थे हम बहुत ज्यादा, जीत जीत के लाते थे कांच गोली। और बहुत सारे हमारे खेल थे, पतंग, ये हम जो इकट्ठा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और 10 से 12 वर्ष तक का जो अवस्था होता है, 10 से 12, ये परिपक्वता की ओर आपको अग्रसर करता है। किसकी ओर अग्रसर करता है, परिपक्वता की ओर। पहली क्लास ली थी, वैसे पढ़ाने को तो मेरी इच्छा वैसी ही थी कि मैं अब की बार आपको वैसे ही पढ़ाऊं, लेकिन आपके जो मैंने मैसेज देखे बाद में क्लास के बाद, है ना, तो वो मैसेज मुझे ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं, हम वैसे नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कुछ कथन है जो कि बाल्यावस्था से संबंधित है। फ्रायड ने कहा कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। किसने कहा कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है? फ्रायड ने। जीवन का अनोखा काल कहा कोल ब्रूस ने। महत्वपूर्ण है ये भी, कोल ब्रूस ने इसको जीवन का अनोखा काल कहा। मिथ्या परिपक्वता का काल, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो रोस ने कहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, किल पैट्रिक ने कहा इसको। ये सारी की सारी लाइन रटने वाली लाइन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था। समूह या टोली की आयु, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसमें बालक जो है ना, स्कूल में अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लेता है और टोली बनाकर, ग्रुप बनाकर रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको जो है वो समूह या टोली की अवस्था कहा जाता है। विद्यालय की आयु व शैक्षिक आयु की अवस्था, बाल्यावस्था को कहा जाता है। मूर्त रूप से तर्क करने की अवस्था, बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगर आप किसी गाइड से पढ़ते हो, चाहे किसी भी राइटर की गाइड ले लो आप, है ना, गाइड में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है तो आपके रीट मुख्य परीक्षा में कभी पूछी ही नहीं जाएगी। रीट की परीक्षा में कभी नहीं पूछी गई आज तक। यानी गाइड के अंदर देखो, गाइड छापने का जो टारगेट होता है, कोई भी व्यक्ति अगर पुस्तक छापता है ना, जैसे मान लो मैं अपनी पुस्तक निकालूंगा, तो मैं अपनी पुस्तक, देखो पुस्तक निकालूंगा तो मैं ये देखूंगा कि जब बच्चा बुक स्टोर पे जाएगा और जब उसको वो बुक देखेगा, तो उस बुक में उसको कुछ ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जो उसको नहीं आ रही हो। तभी तो मैं उनकी पुस्तक खरीदूंगा ना। देखो, राजनीति में और व्यापार के अंदर झूठ बोलना पड़ता है। चुनाव में आपसे कितने वादे किए जाते हैं, हमसे कितने वादे किए जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वो सब झूठे वादे होते हैं। इसी प्रकार व्यापार में भी बहुत सारी झूठी, जैसे आप बहुत सारी टीवी पर ऐड आते हैं, आप रात को क्रीम लगा के सोइए, सुबह गोरे हो जाएंगे, पिंपल्स नहीं होंगे, ये हमारी क्रीम लगाइए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो हमारी क्रीम लगाइए। अगर आप मोटे हैं और आप होना चाहते हैं पतले, तो ये लीजिए हमारे कैप्सूल और आप पतले हो जाओगे। बाल किसी के चले गए वापस नहीं आएंगे, ये 100% तय है। आप चाहे कुछ भी लगा लीजिए, कितना भी महंगा लगा लीजिए, नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो झूठा ऐड करती है, वो आपके इमोशन से खेलती है। किससे खेलती है? वो आपके इमोशन से खेलती है कि आपके अंदर वो आस जगाती है, आपको मोटिवेट करती है कि हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है। अभी मैं एक ऐड देखता हूँ फेसबुक पर, रोज आता है कि एक जो 3-4 ऐसे लड़के और 2 लड़के और 3-4 महिलाएं खड़ी है, उनके इतने घुटनों तक के बाल हैं, और एक व्यक्ति ऐड कर रहा है कि ये जो महिलाएं हैं ये आदिवासी महिलाएं हैं और ये जड़ी बूटियां लाई है और इनसे इन्होंने दवाई बनाई है, ये तेल बनाया, इससे बाल आ जाएंगे।
सोचिए अगर बाल आ जाते तो अमित शाह हमारे देश के क्या है? गृह मंत्री है। पैसों की कोई कमी है उनके पास? कोई कमी है उनके पास? सबसे पहले अपने बाल नहीं उगा लेते वो? अगर मोटापे की कोई दवाई होती तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी है? वो अपना वेट लॉस करके एक दिन बिल्कुल ये स्लिम नहीं बन जाते? स्लिम बन जाते ना वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो व्यापारिक किताब, जो राइटर किताब छापते हैं, उनका भी एक टारगेट होता है कि अगर हमने इसमें सारी चीजें सरल लिख दी, पेपर में आने वाली लिख दी सरल सरल बातें जो कि टॉपिक बेस्ड हैं, तो बच्चे को लगेगा यार ये तो सरल गाइड है, इसका क्या करूंगा। तो वो क्या करते हैं, गाइड के अंदर कुछ ऐसे डाटा डालते हैं, चाहे वो आपके पेपर से संबंधित ना भी हो, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि यार ये देखो पहला पेज मैंने पढ़ा, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये दूसरा पेज पढ़ा, ये तो मुझे आता ही नहीं है, और आप उस गाइड को खरीद लोगे। ये आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, साइको से आपसे खेलते हैं, आपके भाव से खेलते हैं कि यार कठिन चीज दे दो, और वो कठिन चीज के चक्कर में आप वो गाइड खरीद लेते हैं। जबकि यहां पर हम आपको जब करवाते हैं या कोचिंग में जब आपको करवाते हैं, तो हम वही चीज आपको करवाते हैं जो क्या होती है, आपके सिलेबस में होता है, आपके पेपर में आने लायक चीजें होती है। तो आपको ये चीजें सरल लग रही है, लेकिन आप 2011 से लेकर और 2022 तक का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन जो बने हैं, चाहे वो क्वेश्चन हार्ड हो या क्वेश्चन सरल हो, लेकिन वो सीधा सीधा इन्हीं टॉपिक में से बना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सबसे बेस्ट है, आप चाहे वंदना मैम से पढ़ लीजिए, आप चाहे धीर भाई साहब से पढ़ लीजिए, या कहीं से भी पढ़ लीजिए, और भी बहुत सारे साइकोलॉजी के टीचर हैं, लेकिन आप बुक से अगर उनकी तुलना करोगे ना, तो बुक में कहीं ज्यादा मैटर होता है और क्लास में कम मैटर पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्लास में आपको वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपको पेपर में मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है विशेषता। बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? एक तो शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता होती है इसमें। बाल्यावस्था में आपका जो विकास है, देखो आपके विकास ऐसा होता है, ये जो अवस्था है वो कौन सी है? ये है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था। और ये जो अवस्था हो गई है, ये कौन सी हो गई है आपकी? बाल्यावस्था। ये हो गई आपकी बाल्यावस्था। इसमें क्या हो जाता है, आपकी विकास की गति धीमे हो जाती है ना। विकास की गति कैसे चलती है? ऐसे चलती है, कुछ समय के लिए कैसे चलती है? धीमे धीमे चलती है। फिर आती है आपकी किशोरावस्था, इसमें फिर तेज हो जाती है ये किशोरावस्था। तो बाल शैशवावस्था और किशोरावस्था में तेज गति से विकास होता है, जबकि बाल्यावस्था में क्या होती है? स्थिरता होती है। शारीरिक विकास भी धीमे होगा और मानसिक विकास भी क्या होगा? धीरे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में भी आपके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं आप, प्रैक्टिकल चीजों से सीखना शुरू कर देते हैं। जहां हमने सीखा, हमने पढ़ा अभी कि शैशव अवस्था में हम काल्पनिक बातों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, काल्पनिक बातों में ज्यादा जो है रुचि रखते हैं, वही हम जो है वो वास्तविक जगत में आ जाते हैं बाल्यावस्था में। आत्मनिर्भरता का विकास इसमें होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास इसमें होता है, संग्रह की प्रवृत्ति इसमें होती है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास इसमें होता है, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास इसमें होता है, निरुद्देश्य भ्रमण की स्थिति। कौन सी अवस्था है जिसमें बालक बिना उद्देश्य के घूमता रहता है? तो बाल्यावस्था में बालक बिना उद्देश्य के ऐसे दोस्तों के साथ चला जाएगा कि चलो घूम के आते हैं, गलियों में चक्कर काट के आ जाएगा घर पर। तो इस अवस्था में बालक जो है वो बिना उद्देश्यों के क्या करता है? घूमता है, निरुद्देश्य। सामूहिक खेलों में ये रुचि रखता है। समलैंगिक मित्रता, यानी लड़का जो दोस्ती करेगा वो किसके साथ करेगा? लड़का दोस्ती करेगा लड़के के साथ। लड़कियों से नफरत होती है इस अवस्था में, है ना। लड़कियों से दोस्ती नहीं होती है, बात भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। और लड़कियां भी अगर दोस्ती करेगी तो किससे करेगी? लड़कियां से ही दोस्ती करेगी, लड़कियों से ही, है ना।
लड़के लड़कों से दोस्ती करेंगे, लड़कियां लड़कियों से करेगी, और ये आपस में एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे इस अवस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। जबकि किशोरावस्था में ठीक उसके विपरीत होता है। किशोरावस्था में ठीक इसके विपरीत हो जाता है। किशोरावस्था में जो है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनने लगता है, उस पर पढ़ेंगे आगे। काम प्रवृत्ति नहीं होती है इसमें। इसके बाद नेतृत्व की शुरुआत हो जाती है, गुण की। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, भविष्य की चिंता नहीं पाई जाती है। और स्ट्रेंग कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो, 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आती है बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी दी जाए। बाल्यावस्था की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, ब्लेयर जॉन सिम्पसन ये कहते हैं कि बाल्यावस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। यानी बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का बेस तैयार हो जाता है, बालक के मूल्य तैयार हो जाते हैं, उनका एक दृष्टिकोण क्रिएट हो जाता है, उनका जो है वो आदर्शों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, संवेगों का दमन करना सीख जाता है बालक। अब आप में से कमेंट करके बताओ कैसे कैसे बालक संवेगों का दमन करता है। कोई उदाहरण देके बता सकता है आप में से कि बालक संवेगों का दमन कैसे करता है बाल्यावस्था में? कमेंट करके जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे संवेगों का दमन करता है बालक, संवेगों का दमन कैसे करता है? एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं अपन, एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बालक संवेगों का दमन कैसे करता है। देखें, एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देखें। उस उदाहरण से आपको पता चलेगा कि बालक कैसे संवेगों का क्या करता है, दमन करता है। देखिए, जैसे एक शिशुअवस्था का बालक है ना, अभी वो कितने वर्ष का है? अराउंड जो है वो मान लीजिए कोई 3 वर्ष का बालक है, 3 वर्ष का, और वो स्कूल जा रहा है, साथ में टिफिन लेके जाएगा। अब जैसे ही 9 बजे उसको भूख लग गई, 9 बजते ही क्या हो गया, उसको भूख लग गई, और भूख लग जाएगी। और जबकि भोजन का जो टाइम है, लंच टाइम है, वो कितना बजे है? 11 बजे है। लेकिन ये 3 वर्ष का बालक अपने भूख संवेग को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो और वो खाना खाना शुरू कर देगा। ठीक है, जबकि यही बालक अगर 7 वर्ष का है या 8 वर्ष का है तो ये बालक ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसने अपने भूख के संवेग को दमन कर दिया है कि ना, अभी टाइम नहीं हुआ है, टाइम 11 बजे है तो भोजन 11 बजे करना है। भूख उसको बहुत जोर से लगी हुई है, लेकिन वो अपने संवेग का दमन कर देता है। इसे कहते हैं संवेग का दमन करना। आशा करता हूं कि समझ में आया आपको। और देखिए, अन्य शिक्षाओं की बात करते हैं। भाषा ज्ञान पर बल दिया जाता है। इस अवस्था में बालक के ऊपर भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, बालक की भाषा पर बल दिया जाता है। उसे मातृभाषा के साथ जो है वो अन्य भाषाएं जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, इनका भी जो है वो क्या हो जाता है, ज्ञान दिया जाता है। भाषा के विकास पर जो है वो बालक पे जो है ध्यान दिया जाता है खास तौर पर। और इसके बाद देखिए, रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए बालकों के लिए, जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाए, बालकों की रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए, संग्रह की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे हम क्या करवा सकते हैं बालक में इंटरेस्ट जगने के लिए? हम बच्चों को ये कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एक
तीसरी क्लास का बच्चा है तो हमने उसको कहा कि बेटा देखो, तुम ना अपने आसपास जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी एक एक पत्ती का संग्रह करो और अपनी नोटबुक में चिपका दो और उस पत्ती का नाम लिख दो। जैसे गुलाब के पौधे की पत्ती चिपकाई और उसके नीचे लिख दिया गुलाब, टाली का पत्ता, पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता। ये क्या है, बच्चों में संग्रहण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो आप उसकी इस प्रवृत्ति को और ज्यादा महत्व देने के लिए इस तरीके के बच्चों से कार्य करवा सकते हैं। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था कर सकते हैं और क्रिया और खेल की विधि का प्रयोग करते हुए इनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, बाल्यावस्था। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, शिशुअवस्था। कल हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था पढ़ेंगे कल, और इतने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी इस सेशन के बाद। तो कैसा लगा आज का सेशन? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है 2 बजे, जहां हम आरबीएससी क्लास 6 पढ़ रहे हैं वन लाइनर के रूप में। तो 2 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।